कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों का किस तरह हो उपचार। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसारे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन उन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है, या फिर जो लोग उम्र दराज हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, उनकी कोरोना वायरस से उनको ज्यादा खतरा है। कई लोग कुछ दिनों के आराम के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो जाते हैं। कई लोगों के लिए ये ज्यादा गंभीर भी हो सकता है और दुर्लभ जो मामले हैं इसमें इससे जान का खतरा भी हो सकता है। इसके लक्षण और अन्य बीमारियों से मिलते जुलते जैसे ही हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरों के मुकाबले जल्दी हो जाएगा, लेकिन कई बार संक्रमण के बाद हालात अन्य मरीजों से ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के परिवार और उनके दोस्तों को लगातार उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल जुड़ेगा, जिनके साथ हम इन तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कोविड से जुड़े जो आपके सवाल हैं उनका जवाब भी देंगे। हमारी फोन लाइन आपके लिए खुल चुकी है 011-233-87-031 और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं @DD न्यूज़ लाइव पर। इस कार्यक्रम को मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी आगे बढ़ाएंगे, जो कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में एक को आगे रफ्तार देंगे। अमृत, Shela, you're right. I'm joining virtually. In fact, I'm doing this broadcast sitting within the safe confines of my home, Shela. The idea is, please do not step out of home unless absolutely necessary. Only go out unless it's absolutely necessary. We at DD News and DD India are trying to bring that in practicality, and I'm doing this broadcast live from home. As Shela said, we'll be talking about what to do with patients with comorbidity. What should they do? The idea is not to get overwhelmed by it. If you get infected, you are infected like anybody else. You take the same treatment, but you also continue treating your own previous diseases in consultation with your doctors, because you become, if you have comorbidities like hypertension or a heart problem or diabetes, etc., you can be more vulnerable or susceptible to the severity of the infection. We'll talk about that with our panel of experts. Shela, if you'd like to introduce our panel of experts today. बिल्कुल, अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों का तारुफ कराएं अपने दर्शकों से। उससे पहले देख लेते हैं कि देश में इस समय कोरोना के क्या कुछ हालात हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 3,38,439 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ रिकवरी रेट 81.91% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,87,229 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,780 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर 1.10% हो गई है, तो वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,26,188 हो गया है। और भारत में अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज नागरिकों को लग चुकी है, जिसमें 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 3 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। पिछले 24 घंटों में 14,84,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई, तो वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 2,30,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अब तक 12 राज्यों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 6
1,62,619 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारत सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 17.02 करोड़ खुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 94.47 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 36 लाख से अधिक खुराक और मिलेंगी। तो अपने साथ हमारे साथ तमाम डॉक्टर जुड़ गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का आपसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर संदीप महाजन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप आपका। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, ILBS से जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अक्सर ये देखा जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से जो सांस की बीमारी जैसे कि अस्थमा से परेशान लोगों, कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों को गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन जरूरी है? नमस्कार। जितनी भी आपने ये परेशानियां बताई, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे अदर कोमॉर्बिडिटीज हो, जैसे पहले कोई फेफड़े की परेशानी, डायबिटीज, हार्ट की परेशानी, किडनी की परेशानी, लीवर की परेशानी, इन सब के चलते ऐसा नहीं कि आदमी को संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा है, बट एक बार संक्रमण हो तो 10 टाइम्स ज्यादा रिस्क है कि उनका जो आउटकम है, उनका जो बीमारी के बाद जो उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट है, वो 10 गुना ज्यादा होने के चांसेस है। इन सब के चलते इन सब लोगों को अपना खास ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस वही हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वही हैं। बिना मतलब घर से बाहर ना निकले, अपने आप को घर के दायरे में सीमित रखें, जितना कामकाज हो सके घर से ही करें, कम से कम लोगों से इंटरेक्शन रखें। अगर आपको किसी से मिलना भी है तो मास्क रखें, सैनिटाइजर्स का फ्रीक्वेंट यूज रखें, हाथ धोएं और उचित दूरी बनाए रखें। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो हमें कोरोना जैसी महामारी से बचा सकती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, अगर आप देखें तो जब हमने पहला दौर चालू किया था वैक्सीनेशन का, तब भी इन सब हाई रिस्क कैटेगरी को हमने, हालांकि पहले 65 प्लस को दिया था, बट 45 प्लस जिनको ये सब बीमारियां हैं, उन सबको प्रायोरिटाइज किया गया था, उन सबको बाकियों से आगे रखा गया था वैक्सीनेशन देने में। डॉक्टर तो संदीप, इन सबको वैक्सीनेशन लेते हुए, हाँ जी, हम अपनी इस बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक मोना जुड़ गई हैं गुड़गांव से। उनका सवाल ले लेते हैं। मोना, पूछिए अपना सवाल। जरूर। नमस्कार डॉक्टर। 3-4 दिन नमस्कार। मेरा भाई जिसकी उम्र 51 इयर्स है और भाभी जो 28 अप्रैल से कोविड पॉजिटिव हैं। हाँ जी। इन दोनों का बुखार काफी दिनों से टूट नहीं रहा है, बहुत हाई फीवर हो रहा है दोनों को, और 104-103 की रेंज में जा रहा है। हाँ मोना, आप अपना टेलीविजन स्क्रीन बंद कीजिए और फिर पूछिए जी। ओके जी। तो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर, भाभी को तो आज भाई और भाभी को डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड्स देना शुरू कर दिए हैं। पहले वो मेफ्टाल फोर्ट वगैरह ले रहे थे, लेकिन बुखार कंट्रोल में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आगे जी अगर हम देखें तो तकरीबन हफ्ते भर से बुखार है, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, और अभी भी बुखार तेज चल रहा है। ज्यादातर हमने ये दूसरी लहर में जो बुखार देखा है, ज्यादातर मरीजों को तेज बुखार आ रहा है, लेकिन 5वें-6ठे दिन तक जाके वो कम हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो जो मरीज जिनको 7वें-8वें दिन भी बुखार चल रहा है, ये वो मरीज हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे आपने राइटली बताया, आपके डॉक्टर ने देख लिया है और उन्होंने कुछ स्टेरॉइड्स एडवाइस किए हैं। इनके चलते बुखार जल्दी नीचे आ जाएगा, बट
कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह आपको और करा के रखने चाहिए, देखने के लिए कि कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशंस में, या जिन्हें हम कहते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स इनका ज्यादा तो नहीं आ रहा, तो शायद आपको डॉक्टर ने वो ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए होंगे, और उन्हीं की सलाह पे आगे इलाज लेते रहना चाहिए। All right, let me bring in Dr. Preeti Gupta. Dr. Gupta, we are doing this show on people with comorbidities. What should they do? Now, do people with comorbidities necessarily have to get admitted, or they can be, if they're a mild case, they can be treated in home isolation? Yeah, thanks for the question. Those patients who are having comorbidities, especially the cardiovascular disease I'm particularly speaking of, that they should be under strict observation, either some home care from some doctor consultation, or they should be observant. If the saturation is dropping below 95%, they should be immediately going to some hospital admission. Because these patients who are having cardiovascular disease, they are at a very high risk of getting their status deranged very soon, because these people are having a very high risk of going into sudden cardiac arrest or any cardiovascular myocardial injury or any other complication like this. So they should be under very strict observation, and they should approach the hospital as soon as their condition deteriorates. Because Okay, so these you- cardiovascular patients, they ignore their regular visits during this corona pandemic, so they have very high chances of deterioration of their baseline cardiac condition. All right. So, Dr. Gupta, what you're saying is they can stay at home, but they need to be in constant touch with their doctor, who keeps evaluating their situation. And if it so requires, he advises them to go for hospitalization. Yeah, those who are having mild disease can remain in home isolation, but they should be in contact with some doctor, like package like home care or other, with consultation with some doctor, so that if their condition deteriorates, they should be going to the hospital as soon as possible. All right. डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ये सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम, ज्योति नाम है इनका, उम्र है 32 साल, हीमोग्लोबिन की कमी है पहले से ही, और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। ऐसे में क्या उपाय करें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए? जिन्हें भी एनीमिया की बीमारी है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिशन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज कोरोना जैसी बीमारी अगर खून की कमी हो, सीवियर एनीमिया में बहुत ही जल्दी डिटोरेट करती है। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि अगर खून की कमी हो तो बहुत जल्दी सैचुरेशन डाउन होता है, और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। घर पे रहते हुए आप अपने योग वगैरह कर सकते हैं। प्रोनिंग की जो प्रक्रिया है, जिसमें आपको उल्टा बैठ के अपने घुटने मोड़ के और प्रोन पोजीशन में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो करें, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उचित इलाज जरूर लें। खून की कमी के साथ स्थिति बिगड़ने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। जी। All right. Dr. Ashok Chaudhary, let me bring you in. What should Dr. Gupta spoke about people with cardio issues, but what about people with diabetes, who are diabetic for a long time or have hypertension? Can they stay at home and be isolated, home isolated, and treat themselves, or do they necessarily need hospitalization? No, yeah. So it is not only the heart or diabetes, it's any comorbid disease. You can say it is related to heart, it can be chronic kidney disease, who are on dialysis, who are liver cirrhosis, those are on transplants, diabetics, those are having cancer, who are on immunotherapy or chemotherapy drugs. So all these people who have comorbidities, as such, they are at a high risk. But second, I can say the COVID happens in the two ways. One is those having his comorbid disease and they got asymptomatic detection because of a close contact. So that is called as asymptomatic COVID patients with a comorbid disease. And the second group comes those having a mild symptoms, and for which they have been evaluated and they found to be positive. So both asymptomatic and mild patients should be in the home.
And you can see the government of India guidelines, which suggest before the recent guideline has come roughly in last month. Before that, any patient with comorbid disease, particularly categorized into liver cirrhosis, decompensated, cancer, chemotherapy, post-transplant, these group of patients should be admitted. But is now revised because of the bed shortage. Now these patients should be on constant monitoring with a doctor to be followed up. Diabetes and blood pressure also it is on one of the part. Then when these patients are on the home, they have been given, I think, I encourage everyone to go through the Minister of Health Family Welfare guidelines, the points about home monitoring for a COVID mild and asymptomatic patients. So then there is some points, there is two parts. One is from the patient perspective, one is from the health authority perspective. So patient is once diagnosed, he has to be constant touch with the doctor own who is constantly following, or they have to be with any doctor who can be treating to him during this COVID period. And they have to aware of the very much the warning signals. We can say the red flag signs. Red flag signs is that if fever is more than 7 days persistently high, if your saturation is going below 95%, because now it is recommended that all mild patients also should have a home pulse oximeter with them. Then third, you have to see the how your cough and breathing difficulties. If you are getting any time between confused or you having altered behavior or altered sensorums. So these are things where it is the red flag signs where you need to obtain health care, and for which you have to put a panic button so that your family who are from distance from you being in isolation or the doctor is treating, they can arrange treatments. So any patient who have a comorbid needs to be monitored very closely. Moderate and severe disease, as you know, the moderate and severe is that the symptoms, pulse ox is going down, shortness of breath, these symptoms definitely they should be admitted. And I encourage that when any patient is having moderate symptoms, they should go early admission rather than waiting for the admission. We know there is difficulty in getting the bed, but sooner is the better because the course is unpredictable. But when it's mild and asymptomatic, you have to be extra vigilant, to be in touch with your doctor, irrespective of having any particular problem. I say heart, kidney, lung, any organ is affected. Diabetes, blood pressure is a common disease. If you are affected, you should have been a close, constant monitoring and in constant touch both with the health authority and your treating physician or the COVID consult team. So it is definitely needed. And at last, I request everyone to go through the manual provided by the Government of India, Minister of Health Family Welfare. It is very much freely available. You can download the PDF and go through so that you can be guided each step how to monitor and go for. डॉक्टर संदीप, जिन लोगों को अस्थमा है पहले से और वो डॉक्टर द्वारा बताया गया अपना इनहेलर ले रहे हैं, ऐसे में क्या किसी वायरस के चलते होने वाले जो अस्थमा दौरे हैं उस पे जो है कमी आएगी? देखिए, कुछ इनहेलर्स है, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स जिन्हें कहते हैं, ब्यूटिकॉट इनहेलर जैसे है। हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया कि जो लोग ये इनहेलर्स ले रहे थे पहले से अस्थमा की वजह से, उनमें वायरस का संक्रमण या तो माइल्ड रहा है या कम रहा है। तो कुछ गाइडलाइंस आई है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर हम अर्ली स्टेजेस में वायरल इन्फेक्शन के स्टेरॉइड इनहेलर्स दें तो शायद वायरस का इन्फेक्शन या वायरस की जो सिवियरिटी है इन्फेक्शन की लगता है डॉक्टर साहब का वीडियो म्यूट हो गया है। आगे इस पर बात करेंगे। अगर इसी पर डॉक्टर प्रीति आप बताना चाहें। जी, अभी हम लोग सारे पेशेंट्स को स्पेशली अर्ली फेजेस में हम लोग ब्यूटिसिनाइड का इनहेलर या फिर ब्यूटिसिनाइड का नेबुलाइजेशन दे रहे हैं, जो कि आपके लंग्स की स्थिति को बेहतर करता है। और जो ट्रायल्स है उसमें पाया गया है कि ब्यूटिसिनाइड का इनहेलेशन या फिर नेबुलाइजेशन आपकी कफ एंड ब्रेथलेसनेस को बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है। एंड स्टेरॉइड्स and the treatment given is being effective in the treatment of corona. So that way हम अगर inhalers देते हैं इन मरीजों को तो उनको फायदा होता है। साथ ही मैं कहूँगी कि स्टीम इनहेलेशन भी साथ में करें और प्रोन वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं कि उल्टा लेटकर अपनी जो सांस लेने की प्रक्रिया, इससे ऑक्सीजन बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इसे जरूर हमें सारे पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए, स्पेशली जो लोग होम आइसोलेशन में हैं
या फिर जो पेशेंट्स हमारे पास इवन आईसीयू में और हमारे वार्ड्स में भी जिन पेशेंट्स को हम लोग टोन वेंटिलेशन की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका सैचुरेशन उससे इम्प्रूव कर रहा है. All right, Professor Mahajan, if Professor Mahajan's audio has been rectified, I'd like to ask Professor Mahajan. This viewer has asked us on our social media page that my IL-6 is increased. What does that mean? Divide COVID into two stages. First would be the viral phase, where you have predominantly viral infection related symptoms, and then maybe after the week. I think we are still having an issue of audio with Professor Mahajan. We'll try and reconnect with him back. Dr. Chaudhary, would you like to take that question, please? Please again question little bit. The person asks that his IL-6 level is high in his blood test. What does that mean? I should discourage these types because now people are going to be trained as a doctor by the Google. So I refrain from that. If his IL-6 is high, don't be a Google doctor. Just contact your doctor. So IL-6 is one of the parameters which shows that your COVID or any infections has started doing an injury to your body. If it is high, that increase so that there is a injury due to this virus infection is going on, which is called as various time the cytokine storm, a lot of medical languages. So I just went to highlight the reviewers that if IL-6 is high, you just inform to your doctor, who may be your COVID doctor, who is a follow-up doctor. So they will take the necessary things. I don't want to highlight here the IL-6 significance or what are the things to be medicated, because now the doctor community is fed up with the over-the-counter medications. Once you give informations, these things is going as a misinformation. So now people are doing a lot of over-the-counter medications. If medicine is given to me and I am giving the same prescription to another fellow without having any discussion, or now because of not able to get a doctor consultation, they go for follow-up with the same drugs without having consult to a doctor. So that is more hazardous, because the medicine, whatever may be as per parameters, is tailored to your requirement. It is a personalized medicines depending upon your disease, duration of disease, your symptoms, your comorbidities, current situations. So I always request that if report is high, whoever advised this investigation to be done, you contact that doctor. Never go for the investigation by yourself. That is my first. Never interpret the results by yourself by matching to the Google. And third, have a trust upon the doctors, because when you search through the Googles, you will get a lot of misinformation. This is a report, this is the treatment, and don't try to go for the over-counter medications or self-medications. So if IL-6 is high, it's something to be worried for. And in that case, you just communicate to your doctor who will treat you or who will guide you. Yes, very important point that Dr. Chaudhary has made, that, a lot of people are self-medicating, a lot of people are getting information on WhatsApp. Please remember, this is a flu. You can be treated, you can be out of it. About 80 to 85% people do not even need hospitalization, but you do need a doctor. There are people dying as well. So this can turn fatal and dangerous. The idea is not to get either overwhelmed or underwhelmed. You have to go, if you suspect that you could have COVID, you have any of those symptoms of cough, fever, etc. for 3 to 4 days, please go and get yourself tested. Once you are tested positive, go and meet a doctor. He will understand your condition. Remember, everybody has a different condition. So he will evaluate your condition and then prescribe medication to you. Please do not self-medicate or take medication which may be floating around on the net. It can not only be counterproductive, it can turn to be dangerous as well. Sheila? जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमाकांत सहाय, सोशल मीडिया पर। वो ये जानना चाहते हैं, 55 साल उम्र है उनकी और लगभग 10 दिन पहले उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली थी और पहली डोज लगवाने के 5 दिन के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब वो दूसरी डोज कब लगवा सकते हैं? डॉक्टर प्रीति? अगर आपको पहली डोज के बाद में कोरोना हुआ है तो कम से कम 6 हफ्ते के बाद ही दूसरी डोज जो है वो लगनी चाहिए।
Dr. Gupta, 6 weeks from the date of recovery or 6 weeks from the date of you testing positive? 6 weeks from the date of recovery. From the date of recovery. So basically, if you test positive, please add 14 days to that. Please correct me, Dr. Preeti or Professor Mahajan, if I'm wrong. If you add 17 days to your, the doctors say 17 days for recovery or 14 days for recovery? At least 2 weeks. At least 2 weeks, 2 and weeks, after so 14 that, days. 6 weeks. Yeah. Okay. Because So that much basically- time the immune response is there, so at least that much time the immune response is there. So after 6 weeks only, then you go for your next dose. All right. So 8 weeks from testing positive is when you should go for your second dose of vaccination. Yeah, definitely. अच्छा, चला। एक सवाल और है डॉक्टर अशोक चौधरी, अगर आप इसका जवाब दें कि जो लोग दिल की बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें तो वैसे भी कई सारी चीज़ों को खाने की मनाही होती है कि आप ये खाइए और ये ना खाइए, ऐसे में उनका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए ताकि वो कोरोना के लिए कोरोना से बचाव के लिए न्यूट्रिशियस डाइट भी ले सकें और वो उनकी दिल की बीमारी में नुकसानदेह भी ना हो? देखिए, दिल की बीमारी के लिए जो होती है काफी सारे अलग अलग बीमारी है, बट हम उसमें पहले बोलते थे कि नमक इसमें कम होनी चाहिए, एक होता है। दूसरी चीज होती है काफी दवाई चलती है, वो दवाई के हिसाब से काफी सारे दवाई के हिसाब से हमारे जैसे पोटेशियम ज्यादा होते हैं, फ्रूट जूस या कुछ वो सब अवॉइड करते हैं। बट ऐसे ओवरऑल देखे तो हमारा जो कोविड के लिए होती है तो मेडिकेशन हमारा ये होता है कि लॉट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, आपको पानी लेनी 2.5 to 3 लीटर्स, अनलेस आपकी कार्डियक मतलब हार्ट की, लिवर के, किडनी कोई डिजीज ऐसे ना हो तो 3 लीटर तक पानी पीनी है सफिशिएंटली। देन सेकंड है कि जो डाइट आपकी होनी है वो सारे ज्यादातर प्रोटीन्स एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग होना है। तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग लिए आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, हम जैसे बोलते हैं कि जो सब्जी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारा होता है चावल एंड रोटी जैसे होते हैं, वो सब लेने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड, प्रोटीन जो लेने के लिए हमको चाहते हैं कि तो जिसे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, सो इसी के लिए हमको प्रोटीन के लिए मिल्क प्रोडक्ट जितना सारे हुआ, ऑल वेराइटीज ऑफ पल्सेस, हम जितना दाल की वेराइटीज होते हैं, इवन आई कैन एडवाइस कि आप मल्टीग्रेन या ऐसे करके जो रोटी लेते हैं तो ओनली गेहूं के बजाय वो क्या नाड़ी तो मल्टीग्रेन कर सकते हैं। तो ये चीज होते हैं प्रोटीन्स के लिए होते हैं। देन फैट के लिए ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बिकॉज जो फैट होते हैं काफी सारे एनर्जी देते हैं। तो ये टेम्पररी कंडीशन कोविड के टाइम में एंड आप जब बीमारी से इलनेस से अफेक्टेड हुए थे उस टाइम फैट के लिए हम इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखते। देन सेकंड है कि आप काफी सारे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होती है, तो इसी के लिए ड्राई फ्रूट्स हमारे जैसे हुआ, लेमन जैसे हुआ, वो सब चीज काफी अच्छा होता है। एंड सेकंड जो लोग बोलते हैं कि इम्यूनो बूस्टर डाइट्स जो आपने पूछा था, इम्यूनो बूस्टर डाइट से स्पेसिफिक कुछ नहीं होते, बट हम जैसे होते हैं कि डाइट्स में थोड़ा सा लेमन जैसे वो सब लेते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन ए ज्यादा होता है, विटामिन डी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो, बाकी सारी चीज ज्यादा होते हैं, वो सब एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनोजेनिक ड्रग्स, इम्यूनोजेनिक पोटेंसी होती है, तो वो सबको ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी चाहिए डाइट के टाइम में। एंड आपकी रिक्वायरमेंट जितना होता है, बिकॉज बीमारी के चलते आपकी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, तो सारे लेनी है। ओनली फ्यू प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे दिल की बीमारी में नमक कभी कभी हम मना करते हैं, कोई ब्लड थिनर दवाई लेते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट अदरवाइज सारी चीजें लेने में कोई मना नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर जो दिल की बीमारी होती है वो एक एज के बाद होती है, और ऐसे में जब किसी व्यक्ति की एज ज्यादा होती है तो उसको पाचन की समस्या भी होती है, तो ये समस्या भी बहुत ज्यादा आती है। उस हिसाब से वो क्या चीज खाए क्या ना खाए, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने अच्छा बताया कि दिल की बीमारी सबको होती है, बच्चों भी होती है, यंग एज में होते हैं, एडल्ट्स में होता है, तो उसमें कौन सी बीमारी उसी हिसाब से अलग होती है। आप जो बता रहे कि उम्र के बाद जो होते हैं वो बेसिकली होता है कि हमारा जो बोलते हैं कि हार्ट अटैक या कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो अलग बात है। देन सेकेंड है जो पाचन क्रिया बता रहे हैं, थोड़ा एज के हिसाब से डेफिनेटली तो कम होती है, उसी हिसाब से यूजुअली बॉडी जो है हमारा, हम बोलते हैं कि जो है कि डाइट में हाई फैट को थोड़ा डाइजेस्ट करना काफी टाइम प्रॉब्लम्स होती है, तो हम इससे चिकनाई थोड़ा सा कम रह सकते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब होता है कि जैसे स्टार्च वेस्ट हो जाते हैं हमारा, तो वो सब चीज जो होती है वो उसको हम कम करने के लिए सोचते हैं। बट अदरवाइज सबसे बेनिफिट में आपको बताऊं जो पाचन क्रिया के लिए होती है, इसके हिसाब से कि हम स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फीड करें, वही खाना ले, बट इसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार डिवाइड करके ले, सो दैट कि बॉडी को हमारा थोड़ा सा टाइम मिले डाइजेस्ट करने के लिए, और आपने वो सेम अमाउंट लिया बट थोड़ा थोड़ा करके। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसको कॉन्सेप्ट से बदले,
आप इसको थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए। तो ये सबसे बेस्ट होती है हमारा डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, चाहे यंग एज हो या एल्डर एज। जी। All right, Professor Mahajan, if I can ask you this question that Yeah. this gentleman asks on our social media. He says, when do I decide that I need hospitalization? I am recovering from COVID-19 at home. I think so. This has already been pointed out. You just need to look very strictly at your oxygen saturation. So, if you have no other complications, even and you are maintaining a good oxygen saturation, then you don't require to rush to the hospital. You just be at home, just be in a regular contact with your doctor, discuss daily with him what is your progress regarding the disease. One more thing which you can do is do a 6-minute walk test and then look at your oxygen saturation. At times your saturation might be normal, otherwise at rest. But once you walk for 6 minutes and then you see your saturation, there might be a drop. So just keep a close watch on your oxygen saturation, on your blood pressure. And if you have no other complications, no other chronic diseases, then you are good to be at home with a regular follow-up with a physician. If you have Dr. some Mahajan, other- what should be the saturation level after the 6-minute walk? It should be more than 94%. It should be more than 94% at all times. जी। एक सवाल ये भी है कि सांस लेने में तकलीफ होने पर अक्सर डॉक्टर जो हैं स्टीम की सलाह देते हैं कि आप स्टीम लीजिए, उससे तकलीफ दूर होगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मरीज हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कोविड का अगर उन पर असर होता है, तो ऐसे में अगर वो पहले से अपना बचाव करना चाहें तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अस्थमा पेशेंट्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जरूर। तो जो एक बार आपको हल्की सी कोविड इन्फेक्शन हो गई है और अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो कुछ चीजें जो आपकी मददगार हो सकती हैं, जैसे स्टीम इनहेलेशन है, गागल्स कर सकते हैं, बेशक उसमें बीटाडीन डाल के गागल्स कर लीजिए। ब्यूटिकॉट इनहेलर जैसे हमने बताया, आजकल इसकी कुछ स्टडीज हैं जो सजेस्ट कर रही है कि अर्ली डिजीज में अगर ब्यूटिकॉट इनहेलर यूज करें तो शायद इन्फेक्शन के चांसेस और आगे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलर व्यायाम, चेस्ट फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योग आसन, ये सब चीजें आपके लिए मददगार हो सकती हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा भी कम कर सकती हैं। सांस में अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो सांस फूलने में या सांस के कॉम्प्लिकेशंस भी कम कर सकती हैं और रिकवरी में भी मदद कर सकती हैं। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर चौधरी ने कहा, एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, 2.5-3 लीटर के बीच में टोटल फ्लूइड इनटेक रखें, तो ये सब चीजें आपको कोरोना के जो आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बचाने में मददगार हो सकती है। Dr. Chaudhary, this lady asks on our Facebook page, I am home isolated I am isolated in my room. When, after how many days can I come out of my room and interact with my family members? Okay, it is a very nice and pertinent question. So you remember there is various guidelines, but I am requesting that everything what you are asking, it is there in the Ministry of Health Family Welfare guideline page. Please go through. This is an excellent one. Even I request everyone that please print out it. It is there with all practical points and it can be used as a guidebook in your home. That is my request. Ministry of Health Family Welfare Home Isolation Policy Guidelines is drafted by a good number of doctors, experts. So as that I can say, if you have a symptom, you have recorded for 3 days, total duration of illness has gone more than 10 days, and when combine the symptom onset to the disease, then it is crossing 17 days. So that I can say that if your symptom has been afebrile for more than 3 days, total duration of illness is more than 10 days, or if you have been late onset of fever recovery, the total duration of illness is 7 days. So maximum after 17 days and preferably after 10 days, your isolation period is over. Then there is 2 things. The isolation over depends on 2. One is test-based criteria, one is without test. That means if you have facility to go for RT-PCR,
then you can go for the RT-PCR after 10th day of illness, including 3 days of start of the symptoms, so that's around 14 days to get. Or if you are not going for any test, then on 14th day or 70th day from the beginning. So I can say that the longest you can think is that when your symptoms started, so after 17th day, and if you remain after for 3 days completely, then you can go for the no test based criteria. बिना टेस्ट करके you can go for the home to be with others. Then second important is there, if you have been previously thought of having a quarantine, that means once you have been recovered, you are 3 days febrile, or your illness is 10 days is over, then you remain not isolated, you remain quarantine. So now to avoid this confusion, so it is everything is over. So now if it is 17 days from our illness, or it is 3 days of febrile, then you remain 7 days isolated, so it is 10 days. So total duration of illness, if after 17 days there is, you can go without having any testing. If after 10 days and including 3 days you remain totally febrile, then you can go for, if you are going for a test, otherwise you remain 7 days of quarantine. Okay. Quarantine is different in terms of that, not so strictly that you should be away from others, but you have to keep distance, all etiquettes and those things to be followed. So I request, because of the loads on the laboratories, I request that if your symptoms are over, then you think on the 10th day to be your isolation is over. But another one, like that is another 7 days, you just take proper precaution to be away from persons in the family who having comorbidities or elderlies. So after 70 days, you can be interacting with anyone without having any hesitation in absence of a test also. So this keep in the mind. Don't go for the test, remain for 10 days completely isolated, 7 days in a restricted manner, then you go for completely as before after 17 days. All right. डॉक्टर प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोग कोविड महामारी से बचने के लिए स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सिस्टमैटिक स्टेरॉइड के ओवरडोज से रोगियों को नुकसान हो सकता है, खासतौर से जब इनका इस्तेमाल आप बीमारी के शुरुआती स्टेज में करते हैं, तो क्या इससे हमारे फेफड़ों को, लंग्स को नुकसान हो सकता है? स्टेरॉइड्स का यूज हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए. जो नॉन स्पेसिफिक यूज हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, दैट कैन लीड टू मैसिव फंगल इन्फेक्शंस लाइक म्यूकोरमाइकोसिस की अभी इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो एज पर द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है या नहीं. उनके कफ, ब्रेथलेसनेस, उनके चेस्ट एक्सरे के बेसिस पे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत है या नहीं. तो स्टेरॉइड्स लेने का डिसीजन डॉक्टर का होना चाहिए. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेने से बहुत नुकसान हो सकता है. Alright, Professor Mahajan, this gentleman asks on our social media page, मेरी मदर की एज 65 साल है और वो किडनी की पेशेंट हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? बिल्कुल. इनको जैसे हमने कहा कि जिनको किडनी डिजीज था, उनको तो हमने 45 प्लस में पहली ही कैटेगरी में डाल दिया था वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ये सब पेशेंट्स हैं जिनको किडनी डिजीज के चलते इन्फेक्शन, हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं. और जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी ज्यादा हैं. तो अगर उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, तो उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए. कोई भी तरह की वैक्सीन मिल जाए, both are safe, both are effective. तो यू शुड नॉट बी पिकिंग एंड चूजिंग. आपको ये नहीं करना कि मैं इस वैक्सीन की इंतजार कर रहा हूँ या इस वैक्सीन की इंतजार कर रहा हूँ. जो आपको मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए. हमारे एक कॉलर मनोज कुमार अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं. मनोज, अपना सवाल पूछिए. हाँ, हमको 6-7 महीने पहले बुखार आया था, तो हमने 2-3 दिन दवाई लिया तो सब कुछ सही हो गया, लेकिन 6 महीने हो गए, गले का खराश नहीं जा रहा है, और उसके बाद 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमको. हाँ, बस हाँ जी. डॉक्टर चौधरी, अगर आप इसका जवाब दें. हाँ, ये अपने अच्छा, तो पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए कि 6 महीने हो गया तो ये कोई कोरोना वाली चीज नहीं है, तो उसके लिए रिलैक्स रहिए. सेकेंड, जब भी गले में खराश होती है, सबसे पहला कारण होता है, हम इसको बोलते हैं पोस्ट नाजल ड्रिप. मतलब होती है कि ऐसे कोई ये प्रॉब्लम्स हो जाए जिसमें कि हमारा swallow करके सिक्रेशंस यहाँ जमा हो जाता है.
दूसरी कारण होती है हमारा, जिसके लिए आपको ENT में दिखाना होता है। एक दूसरा होता है कि हम बोलते हैं क्रोनिक फेरिंजाइटिस, जिसका मतलब होता है कि थ्रोट में इन्फेक्शन होने के बाद वो थोड़ा सा क्रोनिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें काफी लंबा टाइम लग जाती है खांसी ठीक होने के लिए। और तीसरी जो चीज होती है, हम बोलते हैं इसको गट, मतलब हमारा गैस एसिडिटी का रिफ्लक्स होती है। तो ये तीनों चीज कॉमन कारण होती है। तो जब भी इतना दिन हो गया, आप एक बार अपने घर के पास डॉक्टर को दिखाइए, वो पहले देख ले कि आपका जो कोई ENT की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो हम प्रॉब्लम बता रहे कि कोई थ्रोट की रेडनेस जो बता रहे क्रोनिक फेरिंजाइटिस, उसकी नहीं है। और वो दोनों दिखाने के बाद वो डॉक्टर साहब बताएंगे, या जो हमारा स्टेला होता है कि वो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और रिफ्लक्स हम जो बोलते हैं, उसके चलते हुए होता है। तो इसी के लिए हमको थोड़ी सी मेडिसिन, कुछ एंटासिड सिरप ऐसे देते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार अपने घर के पास डॉक्टर से सलाह लीजिए, एंड ही विल गाइड यू बेटर। All right, Dr. Preeti, this gentleman Rajit Ranjan writes on our Facebook page, should I buy a pulse oximeter or should I buy a health wristband? You should buy a pulse oximeter if you are infected with COVID for home isolation monitoring, because pulse oximeter will give you the SpO2, which is needed to, if your saturation is falling below 95%, then you should be consulting a doctor and go for the admission as soon as possible. नहीं, इसमें सारी इंटरव्यू मैंने एक अच्छा ऐड डॉक्टर प्रीति को कि पल्स ऑक्सीमीटर तो लेना है डेफिनेटली हमारे इंडियन सिनेरियो में, बट पल्स ऑक्सीमीटर काफी लोगों दिल में भी मतलब काफी चोट लगा है, जैसे लगता है कि सही तरह से लगाना। एक बंदे को अभी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये लगाया और इसका 80% सैचुरेशन, तो घबरा के फोन आईसीयू में सारे बात हुआ। जब भी हमने मरीज से बात किया, वो आराम से बात कर रही, बोले भाई आपको सांस फूल रहा है, कुछ नहीं दिक्कत, खांसी है, कुछ नहीं है। तो वो भी है कि पल्स ऑक्सीमीटर लगाना एक जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा इसका मानवर पड़ना है सही तरीके से लगानी, नहीं तो अदरवाइज आप भी घबरा जाओगे और आपके चलते सारे सिस्टम, आपके घर, हॉस्पिटल सब घबरा जाएंगे। तो वो भी सही से इस्तेमाल करने पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो बैंड के बारे में बात करें उसके लिए जाने, क्योंकि बैंड तो जानी चाहिए इंडिया में, बट वो अभी नहीं हो पाएगा। उसके अच्छा रिंग्स भी आया है, बट उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते इंडिया के लिए हमारा सेटिंग में। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लेनी है, बट उसकी सही तरह इस्तेमाल करना सीखिए और उसका मैनुअल अच्छा सा पढ़ के प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक दर्शक हैं शैलेश, वो पूछना चाह रहे हैं कि उनके पिता की उम्र 75 साल है और वो मधुमेह से पीड़ित हैं और बहुत कम चीज़ें खा पाते हैं, वो उनको अधिकतर चीज़ों को खाने की मनाही है। ऐसे में वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, अब उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए और साथ ही साथ क्या दवाइयाँ वो लें? वो अस्पताल जाने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हाँ डॉक्टर प्रीति प्लीज। या अगर उनको डायबिटीज है तो फिर, क्योंकि डायबिटीज का और कोरोना का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही लीथल हो सकता है। ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स में कोरोना में कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी आते हैं, इसलिए उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इफ रिक्वायर्ड उनको अपना एडमिशन कराना चाहिए। अगर वो डायबिटीज उनका कंट्रोल नहीं है तो और भी ज्यादा खतरे की बात है। खाने में बिल्कुल भी ज्यादा मीठा न ले और सिट्रस फ्रूट्स वो अगर खा सकते हैं तो दें, और जैसे नींबू, आंवला, लेमन, ये चीजें उनको ज्यादा फायदा करेंगी। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड डायबिटीज में क्योंकि खतरा ज्यादा है तो जल्दी एडमिशन कराने की कोशिश करें। All right, Professor Mahajan, a lot of people on our Facebook page are asking the question about vaccination. One gentleman writes, "Sir, मेरे अंकल का brain medicine चलता है, तो क्या वो कोरोना का वैक्सीन ले सकते हैं?" There are similar questions. So basically, that is there a particular category of people who cannot take the vaccine, or everybody can take the vaccine? Well, there would be only a small subset who won't be eligible for vaccine. They are still not tested for less than 18 years. So obviously children less than 18 years, pregnant females, those who have high history of allergic reactions to various other medicines or previous immunizations, those who are on blood thinners, which would be of a more severe category. So a lot of people are on low dose aspirin, which is fine. There is no contraindication if you are on a low dose aspirin. You can still have your vaccination. But if you are on a blood thinners, which are usually given for patients who have thrombosis,
they are the ones with whom you have to be a bit cautious. You might have to discontinue those blood thinners for some time and then take a vaccine. Some patients can't discontinue blood thinners because they are on a heart valve or they have very high chances of venous thrombosis. So in those patients, they have to be under medical supervision to have those vaccines. Other than that, majority of patients can have vaccines without a problem. If you have certain medications, as he said, he is on some brain medications which I am not aware of. They could be one of the blood thinners which I have just said. So then they have to consult their doctor before going in for vaccination. But for majority of our population, vaccination is absolutely safe, and there are very few contraindications or very few restrictions for giving vaccine. डॉक्टर संदीप महाजन, लोगों को अक्सर ये भी लगता है कि रेमडेसिविर और कई तरह के जो और दूसरी दवाइयां हैं उनको खाने से कोरोना से वो बचे रहेंगे, या मान लीजिए उन्हें कोरोना हो जाता है तो उससे जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बीमारी से पीड़ित हैं किसी, या फिर काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें किस स्टेज में जाकर रेमडेसिविर या फिर ये दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन करना चाहिए अगर वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं? तो वैसे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसे में वो किस स्टेज में दवाई ले सकते हैं? देखिए, रेमडेसिविर जैसी दवाइयां जिनका प्रूवन बेनिफिट बहुत कम है, ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर के सुपरविजन में ही लगवानी चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना रिस्क बेनिफिट होता है। हर दवाई का, हर मेडिकेशन का या हर थेरेपी का प्रोज और कॉन्स होते हैं, रिस्क भी है, बेनिफिट भी है। और जब डॉक्टर समझे कि बेनिफिट आउटवे द रिस्क, दवाई देने से लाभ ज्यादा है, नुकसान कम है, तभी वो दवाई लेनी चाहिए। ये डिसीजंस फोन पे या बैठ के लेना बहुत मुश्किल है। रेमडेसिविर का जितना भी डाटा आया है उसका बेनिफिट बस यही बताया गया है कि ये ओवरऑल मोर्टेलिटी, ओवरऑल जो पेशेंट्स हैं जो नहीं बच पाते इस बीमारी से, उसको कम नहीं करता, बट कुछ केसेस में रिकवरी टाइम को शॉर्ट कर देता है। मतलब 2 दिन का बेनिफिट हो जाता है आपको रिकवरी का जी। तो ये दवाई उन्हीं मरीजों के लिए रखी जाए जो हॉस्पिटलाइज है या डॉक्टर की निगरानी में, जिनको वाकई जरूरत समझी जाए इस दवाई का। इस दवाई के अपने काफी नुकसान हैं। लोग ये नहीं समझते कि स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा नुकसान है, रेमडेसिविर के बहुत ज्यादा नुकसान है, तो इनकी सेल्फ मेडिकेशन ना लें। रेमडेसिविर से लीवर प्रॉब्लम बताई गई है, रेमडेसिविर से किडनी प्रॉब्लम बताई गई है, इन्फ्यूजन रिएक्शंस बताए गए हैं। तो ऐसी दवाइयां प्लीज अपने आप से ना लें, और जब जरूरत हो एक समझदार डॉक्टर आपको बता देगा कि अब इस दवाई का आपको बेनिफिट है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे टोक्लोजिमैब हो, और तभी लेंगे जी। डॉक्टर प्रीति करने का या अपने पास लेके रखने का कोई फायदा नहीं जी। डॉक्टर चौधरी, संक्षेप में अगर आप भी अपना फाइनल कमेंट दें। हाँ, तो मेरे को बोलना था 2-3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कि अभी आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ओवर इन्वेस्टिगेशंस ये नहीं करना है, मेरा रिक्वेस्ट 1। दूसरी चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी काफी लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी चल रही है, तो उसके लिए जो सारी चीज कैसे नहीं होना है, तो सोशल मीडिया गैजेट से जितना कम रहेंगे आप उतना सुस्त हैं। कोविड से जितना लोग बीमार नहीं होते, ये जो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेज से ज्यादा बीमार होते हैं, न्यूज से होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दूर रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरा जो रिक्वेस्ट है कि घर के आप जब भी रहते हैं तो कैसे आपकी वेस्ट डिस्पोजल करना है। जैसे मैंने मास्क पहना हूं, आप मास्क पहनते घर में, आपका कोविड पेशेंट होते आइसोलेशन में है, तो प्रेफर करिए कि आपने सर्जिकल मास्क प्रेफर करना ज्यादा कॉटन मास्क। और ये सर्जिकल मास्क को आप 8 घंटे पहनने के बाद एक 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होती है उसमें डालना है, और उसके बाद इसको डिस्पोज एक पॉलिथीन बैग में करना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जितने सारे चीज डिस्पोजेबल चीज होती है आपसे निकलता है, बलगम, दवाई, मेडिसिन, वो सबको प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट से करना है, क्योंकि उससे आपके लिए जितना खतरा है बाकी सोसाइटी को भी हो सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, उसकी गाइडलाइंस पूरे सारे है हमारा जो ह्यूमन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर गाइडलाइंस, उससे पढ़ के आप, क्योंकि आज के डिजीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है होम आइसोलेशन केयर जो हमको चाहिए करने के लिए, हम उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिजीज ना फैलाने का। तो इसी के लिए आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिस्पोजल चीज मिलते हैं, उसको करने के लिए आप एक बार गवर्नमेंट गाइडलाइन देखिए, उसको प्रॉपरली डिस्पोजल करना है, वो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट में मैं ज्यादा दूंगा, एंड रेस्ट टू द डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर प्रीति, बहुत संक्षेप में।
अपनी योग और एक्सरसाइज घर में करते रहें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अपनी मेडिसिन रेगुलरली लें, अपना डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इनका जो भी मेडिसिन चल रहा है उनको कंट्रोल करके रखें डायबिटीज को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, एंड अपने आप को बचाएं। तो आप सभी डॉक्टर्स विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े और तमाम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिया आपने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत। That's it. Thank you, Dr. Mahajan. Thank you, Dr. Gupta and Dr. Chaudhary for joining us and answering the questions of our callers and people who joined us on our social media page. We'll be back tomorrow, same time, with another topic. Till then, stay safe, practice social distancing, do not step out of home unnecessary, and also remember to always wear the mask, even wear the mask while you are at home. Thanks for watching. नमस्कार। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग भी काम कर रहे हैं और मास्क पहने हुए हैं, स्टूडियो में भी हम लोग मास्क पहन कर रख रहे हैं ताकि वायरस के संक्रमण से हम बचे रहें। आपको भी मास्क पहनना है और हाथों को धोना और जो ओरल हाइजीन, ये हैंड हाइजीन, ओरल हाइजीन, इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है। फिलहाल चर्चा में हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें और अमृत दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।